नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारा जो चैप्टर चलेगा, नया चैप्टर, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट कर दिया था। सारे अभ्यास वाले सवाल, पाठनीय उदाहरण सब कुछ मैंने करवा दिया आपको। जो थ्योरी के अलावा भी थे, मतलब जो क्वेश्चंस में डाल रखे हैं, वो भी अपन ने कंप्लीट देख लिए थे। अब देखिए, आज अपना एक लास्ट चैप्टर है यूट्यूब पर। 9 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं यूट्यूब पर, मतलब कल तक कंप्लीट करवा दिए। अब आज 10वां चैप्टर चलेगा, 10वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर, ठीक है। और इसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब देखो, इसमें से कुछ चीजें, बेसिक चीजें, वो तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त सारणी वाला चैप्टर था आपने 11th क्लास में। आज देखिए, इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, यानी लगभग मान के चलो आप 12-13 सालों के सवाल हैं, वो सारे सवाल एक साथ ले लेंगे अपन और उनको फिर डिस्कस करेंगे। सारा पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब 12-13 सालों में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगे। फिर एक वन शॉट लेंगे अपन, हर चैप्टर का, एक चैप्टर का वन शॉट, एक चैप्टर मतलब एक क्लास में फ्री, एक चैप्टर एक क्लास में फ्री। फिर उसके बाद मैराथन क्लास लगाएंगे। इस तरीके से आप निरंतर जुड़े रहें हमसे और लगातार आप फायदा उठाते रहें। यानी 12th क्लास में कैसे आपको 100 मार्क्स लाने हैं, तो निरंतर हमसे जुड़े रहें और जैसा बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते चलें। निश्चित रूप से आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चों। देखिए, तो आज चैप्टर का नाम है अपने कौन सा, चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। ये लीजिए, चैप्टर है अपने, ये चैप्टर का जो क्रम है वो तो है 4, चैप्टर नंबर 4, अभी जो लेटेस्ट क्रम चल रहा है उसमें। और इस चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये लो, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। और ये चैप्टर है आपके कितने नंबर का, ये चैप्टर है आपके 5 नंबर का, यानी ये 5 नंबर का आपके चैप्टर है, मार्क्स 5, यानी 5 नंबर का चैप्टर है आपके। अब देखिए, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते किसको हैं अपन, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाए, डी उपकोष में, वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और एफ उपकोष में जाएगा तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो अपन पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक, उसके बाद पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, और दोनों ही ब्लॉक को पढ़ेंगे अपन। और ये चैप्टर हमारा यूट्यूब पर थ्योरी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए, अब तो क्या कहेंगे अपन, सबसे पहले हेडिंग क्या है अपने, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या कहेंगे अपन कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी उपकोष में प्रवेश करता है,
डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो पहले डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं अपन, उसके बाद एफ ब्लॉक। अब सुनिए, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें अपन तो वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो क्या कहेंगे कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। देखो ये माइनस नहीं है, यानी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। यानी कहने का मतलब ये है कि डी में आपके कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2। और एन तो आपको पता ही है आवर्त की संख्या है। एन क्या है, आवर्त की संख्या। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला सवाल आप बिल्कुल याद रखें। ये देखो, इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं, ये लो, ये वाला, ये आपको याद रखना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1 d 1 to 10। अगला देखिए, अब अगला पॉइंट, तो n-1 d यानी d यहां s से 1 कम है। d क्या है, s से 1 कम। जैसे मान लो d 3 है आपके, तो s कैसा होगा 4। d 4 है तो s कैसा होगा 5। यानी d s से 1 कम है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो बाहर वाला कोष संयोजकता कोष है, यानी ns कोष है वो तो संयोजकता कोष है आपका। और ये n-1 d यानी उससे एक अंदर वाला कैसा है आपके, अरे एक अंदर वाला कैसा है आपके, इसको बोलते हैं उपांत्य कोष। ये संयोजकता कोष से अंदर वाला कोष क्या कहलाता है, उपांत्य कोष। यानी एक तरीके से अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष में प्रवेश करता है, पेनल्टीमेट सेल में। अब आगे देखिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आवर्त सारणी में इनकी जो स्थिति है वो है वर्ग 3 से लेकर 12 तक। वर्ग 3 से 12, पहले दूसरे में एस ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 में पी ब्लॉक। तो बचा कौन, 3 से 12 में कौन सा ब्लॉक, 3 से 12 में डी ब्लॉक। और नीचे आवर्त सारणी के नीचे पहले में कौन सा है, एफ ब्लॉक। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से, आवर्त सारणी में ये वर्ग 3 से 12 में स्थित है। यानी वर्ग 3 से लेके और 12 में स्थित है। ये लो, अगला सुनिए, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अपने कुल डी ब्लॉक के अगर तत्व देखें अपन, कुल डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं, 40। कितने हैं, 40। यानी इसमें 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं, 4। एक 3D श्रेणी, एक 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और एक 6D श्रेणी। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाए तो 3D श्रेणी का एलिमेंट्स, 4 में जाए तो 4D का, 5 में जाए तो 5D का और 6 में जाए तो 6D का। तो हमसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक में कुल कितनी श्रेणियां हैं, कितनी सीरीज हैं, तो 4। और एक जो श्रेणी है, एक सीरीज, उसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं,
तो टोटल 4 श्रेणियों में कितने 40 एलिमेंट हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे अपन, कुल डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं 40, जिनमें से जो 36 तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व माना गया भाई। कौन से, संक्रमण तत्व। और इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। वैसे संक्रमण तत्व की डेफिनेशन दूसरी देंगे अपन, पर ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मली आप कि ये आवर्त सारणी में एस वे, भाई एस लेफ्ट में है और पी कहाँ है, राइट में, तो एस वे पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, मध्य स्थित होते हैं। अतः इन्हें संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कौन से तत्व, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये लो अगला देखिए आप, सुनिए नेक्स्ट। कुल डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं, कुल डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं 40 हैं। कुल डी ब्लॉक के तत्व 40 हैं, जिनमें से 40 हैं, जिनमें से कितने 36 तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 36 तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं भाई, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिनमें से 36 तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। तो कुल डी ब्लॉक के तत्व 40, 36 तत्व क्या हैं, संक्रमण तत्व। अब किस किस को छोड़कर कि कौन कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, एक तो जिंक, एक तो कौन सा, जिंक, एक तो जिंक यानी Zn, एक कैडमियम, एक मरकरी, व एक देखो कॉपरनीशियम बोलते हैं इसको Cn, या इसको वैसे IUPAC ने जो नाम दे रखे हैं ना उसके आधार पर इसका सिंबल UUB भी कह सकते हैं, UUB अन यानी परमाणु क्रमांक 100 के बाद वाले तत्वों के IUPAC नाम अपन ऐसे लिखते हैं 3 लेटर्स में। कितने, 3, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं UUB को छोड़कर, जिंक कैडमियम मरकरी व UUB को छोड़कर, ये लो जिंक कैडमियम मरकरी और UUB को छोड़कर, यानी इनको संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। आगे देखिए अगली बात, कि डी ब्लॉक में कुल देखो क्या लिख सकते हैं, डी ब्लॉक में कुल 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, कुल 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। देखिए 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, एक तो है आपके 3D श्रेणी, कौन सी, 3D श्रेणी। और 3D श्रेणी देखो कहां से कहां तक है, ये है आपके स्कैंडियम से लेके और कहां तक, जिंक तक। यानी स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक तो कितना है आपके, अरे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है आपके 21, और जिंक का कितना है 30। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है 30।
दूसरी श्रेणी कौन सी है अपने पास? 4D श्रेणी। कौन सी? 4D। ये लो 4D श्रेणी। और 4D श्रेणी है वो आपके एट्रियम 39 से लेके और ये कैडमियम 48 तक है भाई। कहां तक? कैडमियम 48 तक, यानी ये 39 से लेके और ये 48। ये लो 39 से लेके 48। ये चैप्टर नंबर 4 हो गया अपना। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 मतलब हो क्या क्या, मतलब स्टार्ट कर दिया। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया। अब देखिए आगे, तो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, आगे देखिए 5D श्रेणी। कौन सी? 5D। एक 5D श्रेणी है आपकी और एक कौन सी श्रेणी है? 6D श्रेणी। ये लो। और जो 5D श्रेणी है आपकी वो है आपके कहां से? लैंथेनम, और उसके बाद आएगा आपके हैफनियम, और यहां से लेके और कहां तक? मरकरी तक। और ऐसे ये एक्टिनियम, उसके बाद आएगा रदरफोर्डियम, और उससे लेके और ये कहां तक? Cn। अभी जो लिखा है मैंने कॉपरनिशियम, यहां तक है। और लैंथेनम का परमाणु क्रमांक है आपके 57 और इसका 72 और इसका है आपके 80 और इसका 89 और इसका 104 से लेके 112। तो आपको ऐसे आना चाहिए कि डी ब्लॉक में कुल कितनी श्रेणियां हैं? 4। कौन सी श्रेणी कहां से स्टार्ट है? 3D श्रेणी स्कैंडियम से लेके जिंक, 4D श्रेणी एट्रियम से लेके कैडमियम, 5D श्रेणी है आपके वो लैंथेनम 57। उसके बाद 14 एलिमेंट्स कहां? एफ ब्लॉक के अंदर आगे लैंथेनाइड कहलाते हैं, लैंथेनम की बात आते हैं इसलिए लैंथेनाइड कहलाते हैं, पढ़ेंगे आगे जाके। तो 57, 14, 71 और फिर हैफनियम 72 आ गया, यानी 1, 2 और फिर ये 8 ही हो गई, यानी मरकरी 80 तक। ऐसे ही वही सेम कहानी यहाँ है कि 89 एक्टिनियम का है, तो एक्टिनियम 89, उसके बाद 90 से लेके और नीचे कितने तक? 103 तक, यानी थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक, वो क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड। क्यों? क्योंकि एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो ऐसे 89 और 14 नीचे 103, 104 से 112, तो टोटल कितने हुए? 10, 10, 10, टोटल कितने हैं? 40। तो 40 तत्व डी ब्लॉक के हैं, लेकिन उनमें से 36 तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। लिखा अपन ने 36। ये लो, इसको हाईलाइट कर दूं मैं, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, देखो आपको, देखिए ये एक तो 40, एक कौन सा? 36। ये 40 तत्व डी ब्लॉक के हैं और 36 क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, अब सुनिए आगे। 5D श्रेणी होगी, 6D होगी, यानी ये बेसिक बातें होंगी इसकी, ये सारी बेसिक बातें अपन ने कर ली। अब इसके बाद देखो कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्व की जो डेफिनेशन है सही, वो तो क्या है कि वे तत्व जिनमें, मतलब जिनकी या तो मूल अवस्था या आद्य अवस्था भी कह सकते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट, यानी जैसा अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मली, वो तो या तो मूल अवस्था में, या मूल अवस्था में नहीं तो कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। मान लो जैसे जिंक +2 दिखा रहा है, या मान लो स्कैंडियम +3 दिखा रहा है, या कॉपर +1 +2 दिखाता है, तो उस सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसके डी जो कक्षक हैं या डी उपकोष कह दो, वो कैसे होने चाहिए? अपूर्ण होने चाहिए, पूर्ण नहीं होने चाहिए। क्यों? डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में अधिकतम 10, यानी डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 10 नहीं हो, 1 से लेकर 9 तक कितने भी हो, वो क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी और जो कॉपरनिशियम लिखा है अपन ने, तो इनकी ना तो मूल अवस्था में और ना ही कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी उपकोष अपूर्ण नहीं होते, यानी कंप्लीट भरे होते हैं, यानी इनके पास D10 विन्यास पाया जाता है मूल अवस्था में भी और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी, इसलिए इनको संक्रमण तत्व
नहीं माना जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा चुका है पहले, जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, क्यों? तो क्या कहेंगे कि जिंक की मूल अवस्था या किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इसके डी उपकोष अपूर्ण नहीं होते, अर्थात कंप्लीट भरे होते हैं, यानी D10 विन्यास पाया जाता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। पर डी ब्लॉक का तत्व तो है, क्यों? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? अरे डी उपकोष में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिख देता हूं क्या, यहां से मैं लिखता हूं डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं भाई? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से? तो मैं यहां से लिख दूं कि ऐसे लिखता हूं डी ब्लॉक के, तो अगर आपके पास आता है कि संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, अब जो बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या कहेंगे? डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी मूल अवस्था या किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, मतलब D10 विन्यास नहीं पाया जाता। तो डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये लो, ठीक है। आगे मैं लिख दूं, देखो कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनकी मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी उपकोष अपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। तो अगला पॉइंट लिख देता हूं मैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, पुराना तो यही है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है। परमाणु लेटेस्ट जैसे कॉपरनिशियम भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? जिंक, कैडमियम, मरकरी व कॉपरनिशियम की मूल अवस्था, आपसे सवाल जो पूछा वो जिंक से पूछा है, आपसे सवाल जिंक से पूछा है, उदाहरण में दे रखा है जिंक, इसलिए जिंक उठा लिया वहां से, मतलब पाठनीत और एक उदाहरण वाले होते हैं सवाल, उदाहरण वाले सवालों में दे रखा है जिंक, इसलिए। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी व कॉपरनिशियम की मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं। डी उपकोष पूर्ण भरे मीन्स D10 विन्यास पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, नहीं माना गया है। आगे सुनिए, अगला पॉइंट देखो, वो ही इंपॉर्टेंट है आपके, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है
ये तो सारी बातें बेसिक चल रही है आपकी अभी। इनसे सवाल पूछ सकता है आपसे, जैसे कुल डी ब्लॉक के तत्व 40, संक्रमण तत्व कितने 36, या एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपरनिशियम को संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। अब ऐसे एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और उसके नीचे लिखना चाहो तो आप उसका नाम हो जाएगा रॉन्टजेनियम, तो चाहो तो उसको लिख लो, नहीं कोई जरूरी नहीं, आप तो CuAg Au 3 याद रख लो। यानी कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनकी मूल अवस्था में तो इनके पास भी D10 विन्यास पाया जाता है, लेकिन इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे सिल्वर है +1 भी दिखाता है +2, अब +1 में तो उसके पास क्या D10 ही रहेगा, लेकिन +2 में D9 हो जाएगा। ऐसे कॉपर +1 में D10, +2 में D9। ऐसे गोल्ड की तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है इसकी, मतलब स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, गोल्ड की, तो +3 में तो क्या हो जाएगा, वहां तो D8 विन्यास मिल जाएगा। तो अपन ने क्या कहा 1 से लेके 9 तक तो हो, कोई दिक्कत नहीं है डी में, 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो पर 10 नहीं हो बस। तो या तो मूल अवस्था में यानी जैसा लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा ही, या फिर कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में यानी वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाए, अपूर्ण हो जाए। लेकिन यहां हमेशा कैसा रहता है, पूर्ण क्यों, जिंक +2 दिखाता है अभी, तो देखो जिंक का सामान्य अवस्था में लिखेंगे तब भी D10 है, तो +2 में तो क्या S वाले निकल जाएंगे 4S वाले, तब भी डी में तो कैसा है 10 ही है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। तो अगला पॉइंट क्या है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये लो कॉपर सिल्वर व गोल्ड की मूल अवस्था में तो, कौन सी अवस्था में, मूल अवस्था में तो D10 विन्यास पाया जाता है। कौन सा विन्यास बच्चों, D10। मूल अवस्था में तो कौन सा विन्यास पाया जाता है भी, D10। मूल अवस्था में तो D10 विन्यास पाया जाता है, किंतु इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सी, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, और वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, देखो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे मान लो कॉपर की +2, +1 में नहीं, +1 में तो D10 ही रहेगा, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से, S में 2 नहीं है, कॉपर के पास 3D10 4S1। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी सवाल पूछ सकता है। तो कॉपर +2 में, ऐसे Ag भी किसमें, +2 में, और गोल्ड कौन सा, अरे गोल्ड तो +3 दिखाता है, +3, ये लो +3 दिखाता है गोल्ड, ये लो। तो क्या लिखा मैंने, CuAg Au की मूल अवस्था में तो D10 विन्यास पाया जाता है, किंतु इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके D उपकोष, इनके कौन से उपकोष, D उपकोष कैसे होते हैं भाई, अरे अपूर्ण होते हैं या अपूर्ण भरे होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, यानी कंप्लीट भरे नहीं होते, यानी D10 विन्यास नहीं मिलता। इसलिए इन्हें क्या माना गया है भाई, इसलिए इन्हें अरे संक्रमण तत्व माना गया है। कौन से तत्व, संक्रमण तत्व माना गया है। ये लो, ये लो। तो ये सारी बातें बेसिक बातें हुई इसकी, ये सारी बातें क्या हुई बच्चों, बेसिक, ये बेसिक बातें हुई सारी। अब हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब हम क्या लिखते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, सुनिए। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी अपनी जो अगली हेडिंग होगी वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ जी, अगली हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखिए आप कैसे लिखेंगे, सुनिए। आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट। ये तो अपन को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बच्चों, वो कौन सा लिखना है अपन को? अरे अपन को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ना, वो केवल किसका लिखेंगे अपन? लिखेंगे डी ब्लॉक का। पर उसमें आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है उसमें एक तो 3D श्रेणी, 4D और 5D। बाकी आपको याद नहीं करना ज्यादा, बाकी आपको ज्यादा याद नहीं करना है। देखिए सुनिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है भाई। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है आपकी, 11th क्लास में पढ़ा रखा है आपको, और ये 12th में पढ़ रहे हैं आप। अब क्यों डी का भी इंपॉर्टेंट है, एफ का भी इंपॉर्टेंट है, क्यों एस और पी का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसमें तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। तो आपसे पूछेगा डी का या फिर एफ का। ये लो, ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल हो गए 40। 10 10 10 40। अब सुनिए, इसमें मैं लिखता हूं एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स भरता हूं मैं, और एलिमेंट्स हैं आपके, देखो अपन को केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा, संयोजकता कोष का याद करना है।
ये लो। और इसमें भी देखो एलिमेंट्स भरना चाहो तो भर लो, नहीं बाकी आपको जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखे। अब सुनिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, फिर 3d में। तो चाहो तो आप पहले 4s लिख लो फिर 3d लिख लो, या आपकी इच्छा पहले 3d लिख दो 4s, क्योंकि एनर्जी तो 4s की कम है 3d की ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा फिर 3d में। तो ऐसे अपन आ रहे नंबर से लिखें, 3 के बाद 4 आता है, तो आपकी इच्छा है कैसे भी लिख दो आप, कैसे भी लिख दो आप। अब देखो एक चीज, जहां डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर कितना, एक सॉरी डी नहीं सॉरी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अपन ने क्या लिखा NS122, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाए डी एस में, एस ऑफ कोर्स में, इसका मतलब वो तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जहां एक आ गया तो वो कैसा है, अपवाद। तो देखो मैं पहले इसमें लिख दूं अपवाद कौन कौन से हैं। देखो एक तो आपको ये याद रखना है अपवाद, दूसरा अपवाद आपकी ये है, इनसे सवाल पूछा जा चुका है पहले, क्रोमियम कॉपर। इसके अलावा देखो एक कौन है आपके अपवाद, ये है, एक अपवाद आपके ये है, एक ये है आपके अपवाद, एक ये है, ये भी अपवाद है आपके, ये भी अपवाद है। अब देखो वैसे ये सामान्य है पर आपके एनसीईआरटी में गलत लिख रखा है इसको, तो हम दोनों ही चीज लिख लेंगे कि अगर आपसे पूछ ले मान लो तो आप कैसा करोगे। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा वहां आपको ऑप्शन कैसा दिया है, और ऑप्शन कैसा दिया है उस पर डिपेंड करेगा, और नहीं तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है कोई सा भी आप लिख सकते हैं। देखिए सुनिए, उसके अलावा ये अपवाद है आपके नायोबियम और एक मोलिब्डेनम। वैसे टेक्नीशियम अपवाद नहीं है पर आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिख रखा है, इसको अपवाद बना रखा है। तो अब जैसे हम 12th क्लास के एनसीईआरटी को अगर मतलब प्रेफरेंस दें तो फिर 12th के हिसाब से तो हम इसको भी अपवाद मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन अलग से देख लेंगे, आपको दोनों ही चीज साथ में लेके चलनी है। अगर ऑप्शन में आ जाए ऐसे कि टेक्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आप कौन सा ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। अब सुनिए, अब मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं आपके लिए, देखिए। और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है सुनिए। स्कैंडियम का आपको पता है 4s2 3d में 1, आप तो 3d श्रेणी का याद रख लो बस, और जैसे मैं बताता चल रहा हूं वैसे याद कर लो, भूलोगे नहीं आप कभी। इसके बाद देखो इसका मतलब यहां 3d चल रहा है और एक 4s चल रहा है, 3d श्रेणी का तत्व है नहीं, इसलिए तो 4s2 देखो सब में चल रहा है, ये लो 4s2। तो इसमें देखो 4s2 तो कंप्लीट चल रहा है ना, अरे 4s2 तो इनमें कंप्लीट चल रहा है, 4s2 ये लो, और ये 4s2, इसमें भी 4s2 चल रहा है। तो यही काम है, जहां अपवाद नहीं है सामान्य है वहां s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, और जहां अपवाद है वहां 1 इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, बचा हुआ d में भरना है, तो यहां d में 1,
तो देखो ये 21 था, ये 22, तो डी में क्या होगा, अरे अब एस तो कंप्लीट हो गया ना, एस कोई सा ही हो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 भर दिए अपन ने, तो बचा हुआ कहां जाएगा, डी में जाएगा, तो 2 हो गया इसका। इसका क्या हो जाएगा 3d 3, ये लो। इसका 3d 4 होना चाहिए था, इसका 3d 5 हो गया, ये लो। इसका 3d 6, ये लो। ये 3d 7 और ये हो जाएगा आपके 3d 8, यहां 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपकी 10, ये लो 3d 10। यानी आपको केवल 3d श्रेणी याद रखनी है। ये कौन सी श्रेणी है, अरे ये 3d श्रेणी है, मैं इधर लिख देता हूं, देखो ये कौन सी श्रेणी है आपके, ये बच्चों कौन सी श्रेणी है, अरे ये 3d है, ये लो, ये 3d, ये 4d, ये 5d और ये आपके 6d, ये लो, हो गया। अब सुनिए, अब ये बचे हुए हैं क्रोमियम। अब क्रोमियम का 3d4 4s2 होना चाहिए था, और चूंकि s में और d की जो ऊर्जा है उसमें बहुत कम अंतर पाया जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन s से कहां चला जाता है, d में। क्यों, d में 4 की जगह 5 हो जाएंगे तो अर्धपूरित विन्यास मिल जाएगा, और हमको पता है अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास का स्थायित्व ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से s से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, अरे d में, तो 4s1 और 3d 5। इसलिए क्या है ये, अब बात वही सेम कहानी यहाँ थी 8 के बाद 9, तो 3d 9 4s2 होना चाहिए था कॉपर का, और वही s से एक d में चला जाएगा। क्यों, ऊर्जा में क्या है, बहुत कम अंतर, इस वजह से वहां 10 हो जाएगा और s में 1 रह जाएगा, तो वहां भी पूर्णपूरित विन्यास मिल गया तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। और हम तो हमेशा यही काम तो करते हैं, अरे हम क्या, पूरी दुनिया ये काम करती है कि स्टेबिलिटी क्या हो, अरे बढ़े ना कि घटे। तो फिर क्या हो जाएगा इसका 4s1, ये लो, और 3d 10 हो गया। अब देखो जहां अब बात नहीं है वहां तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, अरे कोष चेंज करना है। जैसे यहां तो कौन सा कोष चल रहा है सब में, 3d और 4s, तो 3d श्रेणी का तत्व 4 5 6, और ध्यान रखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान क्या कहलाता है, अरे आवर्त की संख्या को बताता है। तो देखो 3d और 4s में से मैक्सिमम कौन सा है, 4, 3 और 4 में से 4 ही है ना, इसका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं, अरे चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। देखो 4 है सारा सब, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 भी चल रहा है, 4, तो मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान किसको दिखाता है, आवर्त को। तो इसका मतलब आपसे पूछ ले कोई कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं, तो कौन से होते हैं, चौथे से। तो इसका मतलब चौथा आवर्त, पांचवा, छठवां और सातवां, यानी 4 आवर्तों के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। 4 आवर्तों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के, ठीक है। अब सुनिए इधर देखो, अब बात तो है ही, अरे अब बात तो है ही, लेकिन क्या नहीं है, सॉरी इधर तो अब बात है, इधर अब बात नहीं है। अब बात नहीं है तो आपको बस देखो, अपन को पता है एक वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी की संयोजकता कोष में समान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे। ऊपर की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2 और 10, ये 1 10 2 8, ये सारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बस आपको कोष चेंज करना, कोष का मतलब आवर्त, क्यों ये चौथा आवर्त यदि 5वां हो गया ना, तो 4s से क्या होगा, 5s ही तो होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, ये तो हो गया आपके 5s, ये लो, तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 3d से अरे 4d, पीछे कहा था मैंने, d s से 1 कम होता है, इलेक्ट्रॉन सेम। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, अरे इसमें हो जाएगा आपके 6s2 और ये 5d 10, ये लो, मैंने कुछ नहीं किया, जहां बात नहीं है बस वहां मैंने कोष चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे। ऐसे यहां भी देखो कोई अब बात नहीं है, तो इसमें भी लिख लो आप, क्या हो जाएगा 4s से 5s, तो वही 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, अरे 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 2, ये लो 5s2 और 3d की जगह 4d 1, इसमें क्या हो जाएगा आपकी 6s2 और 4d की जगह 5d 1, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा आपके, अरे 7s2 देख लो, तो इसका मतलब 7वां आवर्त आ रहा है यहाँ, और 6d में 1। ऐसे सेम यहां भी वही भरना है आपको, 5s में, अरे 5s में 2 और 3d की जगह 4d में 2, ये क्या हो जाएगा आपके 6s में 2 और 5d में अरे 2। चाहे इसको ऐसे भर लो, अरे चाहे इसको ऐसे भर लो, देखो 6s2 5d 1 और 5d 2, इसके बीच में 4f 14 और आ जाएगा, जो 14 तत्व कहां गए, लेंथेनाइड में गए ना,
वो वाले। ऐसे यहां 6s2 6s2 कंप्लीट है सब में, 6s2 ये लो, ऐसे भर लो 6s2 6s अरे 2, ये भी 6s2, तो सारे 6s चल रहे हैं। ये तो अब बाद आ गया ना, यहां रुक गए अपन। अब देखो इसका मतलब यहां 5D में 1, यहां 2, तो यहां क्या हो जाएगा 3, ये लो, यहां 4 हो जाएगा, 5D में 4, ये लो 5D में 4, यहां 5D में 5, और यहां 5D में 6, और यहां क्या हो जाएगा 5D में अरे 7। तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। देखो अब शॉर्ट ट्रिक वगैरह लिखाने का वो नहीं, अब तो आपको है ना 11th क्लास की शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है ना। वैसे मैं एक बार बोल दूंगा लास्ट में। अब सुनिए, तो फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, लिखवा देंगे। और तो क्या कर सकते हैं अपन, यही कर सकते हैं, ये अपने हाथ में यही है, ठीक है ना। बाकी देखो पढ़ना आपके हाथ में, या इसको देखो आप ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख दो, ऐसे देखो 4s तो ये 5s ये 6s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3D से 4D, 4D से 5D 3 इलेक्ट्रॉन 3, क्यों ये भी सामान्य ये भी सामान्य, ये अपवाद है इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इधर देखो है तो अपवाद ही, अरे इधर देखो आप, ये है तो अपवाद, कौन सा, ये वाला कॉपर सिल्वर गोल्ड है तो अपवाद, पर जैसा नियम ये बगैर अपवाद वालों में लग रहा है ना, ऐसा ही नियम इसमें लग जाएगा। बस आप कोर्स चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन सेम रखेंगे, आप रखने हैं आपको इलेक्ट्रॉन सेम रखने हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 4s की जगह तो 5s, ये तो हो गया आपका 5s1, और ये 3D की जगह 4D 10, ये 6s1 और ये 5D अरे 10, ये लो कितना सिंपल है। अब कौन सा बचा, टेक्नीशियम बचा। देखो टेक्नीशियम का देखो आप, 4s से 5s 5s2, और 3D से 4D तो 4D अरे 5। पर ध्यान रखें आप, ये भी ध्यान रखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके एनसीईआरटी में 12वीं क्लास वाली में, तो एनसीईआरटी 12वीं क्लास वाली एनसीईआरटी और 11वीं क्लास वाली एनसीईआरटी, ये है तो एनसीईआरटी ने लिखी किताबें। 11वीं वाली में तो ये जो मैंने लिखा है जो सही है, अपवाद नहीं है, पर 12वीं वाली में उसने क्या कर रखा है आपकी, उसको अपवाद मान रखा है। तो क्या कर सकते हैं अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये 5s में तो लिख लो आप 1, अरे 5s में तो लिख लो आप 1, ये लो, या मैं ऐसे पेन से लिख दूं, ये लो दूसरे वाले से, 5s में तो 1, और 4D 5 की जगह ये 5s तो हो गया ना, तो ये 5s में 1 रख दिया ना, तो 5D में कितना, सॉरी 4D 5D नहीं 4D चल रहा है ना, 4D में कितना हो जाएगा आपके 6, 4D में कितना हो जाएगा 6। अब देखो आपको करना क्या है, सुनो, वैसे तो ये सही है, तो मैं इसको देखो जो सही है ना उसको मैं डबल टिक लगा रहा हूं, यानी अगर आता है एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव में आगे तो यही देगा लिख के वो, नहीं फिर भी मान लो अगर दोनों दे दे तो फिर आप इसको प्रेफरेंस देंगे, कौन से को या इसको, क्या अगर दोनों दे तो ज्यादा सही तो ये ऊपर वाला, पर 12th क्लास में ये दे रखा है, तो मैं ऐसे कह दूं अगर मान लो दोनों एक साथ दे दे आपको, अरे दोनों एक साथ दे दे, वैसे सही तो कौन सा है, ज्यादा सही तो ऊपर वाला है, यानी मैं यहां लिख दूं ये लो, ये तो 11th में है आपके, ये लो, और ये कहां है आपके 12th में। तो पहली बात तो आपको प्रायोरिटी इसको ही देनी, ये सही है, अरे ये सही है आपकी, ये वाला सही है, और फिर मान लो अगर ऑप्शन में ये नहीं है और ये दे रखा है तो फिर ये कर देना आप। क्या कहा मैंने, 11th में ये दे रखा है ऊपर वाला, 12th में नीचे वाला दे रखा है, और अगर मान लो जैसे दोनों ही आ जाए तो फिर तो आप 12वीं क्लास के हिसाब से कर देना, और मान लो ये नहीं आ रहा केवल यही आ रहा है तो फिर आप इसको कर देना, और मान लो दोनों ही आ गए, वैसे आएगा नहीं इतना, आपको कॉम्प्लेक्स करके देगा नहीं वो, दोनों ही आ जाए तो फिर आप 12th क्लास को प्रायोरिटी दे लेना, कौन सी क्लास को, 12th वाली को। बाकी सही तो कौन सा है, मैंने लिख दिया ऊपर वाला, सही तो ऊपर वाला है,
और ऊपर वाला, अरे ऊपर वाला ही तो सही होता है, हम तो बाकी तो सारे ऐसे ही, हम तो अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, बाकी ऊपर वाला ही सही है। हाँ हाँ। अब देखो इसमें, देखो आप किसमें, इसमें देखो आप, देखो हाँ जी, यहां देखो आप, ये सिल्वर 47 परमाणु क्रमांक है और पैलेडियम 46 है, यानी सिल्वर से एक कम, यानी सिल्वर से एक कम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो एक कम कहां, एस में से हटा दो, तो एस में क्या हो जाएगा, अरे 5s0 और 4d10। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो क्या लिखा था, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122, मैंने नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वैसे सही तो क्या होना चाहिए, अरे एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें डी में क्या आ रहा है, सॉरी एस में क्या आ रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो पूरी लिमिट तो 0 से 2 होनी चाहिए। और देखो आपको पता है केमिस्ट्री अपवादों पर टिकी हुई है, यानी जैसे मान लो अरे एक परिवार है, उसमें 99 लोग अच्छे हैं, एक खराब है, उस खराब की वजह से परिवार को खराब नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, परिवार तो अच्छा है बट ये एक इसको छोड़ गया है, ये क्या है, अपवाद। तो ऐसे बाकी के सारे लोग तो क्या है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं इसमें, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो एस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहा, इसलिए इसको क्या हो गया, अरे ये ज्यादा अपवाद हो गया आपके, कैसा, ये ज्यादा अपवाद हो गया, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये एक ही अपवाद क्या है, इसको चाहो तो इसमें ऐसे लिख लो, ये लो, इसके 3 स्टार लगा दिए अपन ने। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, इसको मैं इसको भी हटा दूं, ये लो, यानी ये अलग ही स्टार हो गया आपके 3 स्टार, यानी ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्यों, हमको ध्यान क्या रहेगा कि या तो क्या होगा, अरे या तो क्या होगा, ये सारा ही उड़ गया क्या, एक उसमें ही, चलिए देखते हैं अभी इसका भी इलाज। तो क्या कह रहा हूं मैं यहां से कि ये कौन सा है, ये लो, ये अलग अपवाद हो गया, याद रखना है, क्यों, हमको ध्यान क्या रहेगा, या तो एस में 2 या फिर एकमात्र ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक के अंदर जिसमें एस में क्या है, 0, यानी एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे सेम आप देखो इधर भी कर सकते हो, यहाँ पैलेडियम है, ये प्लेटिनम है, ये 79, ये 78, जैसे यहाँ 47, ये 46 था ना, ऐसे ये 79 और ये 78, इसका मतलब एक कम करना है। अब एक कम कहां से करें, अरे मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों है ना बदमाशी कर रहे हैं, अब आपने एक को पीट दिया, एक को नहीं पीटा, फिर दोबारा मान लो बदमाशी की उन्होंने, तब भी आपने एक को पीटा, दूसरे को नहीं पीटा, तो दूसरा कहेगा सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, बदमाशी तो ये भी कर रहा है और इसको आपने पीटा नहीं। तो वही सेम कहानी अपन यहां लगा देंगे कि भैया पहले एस से कम कर दिया था एक, अब दोबारा एस से कम करेंगे तो एस कहेगा ना कि सर आप तो बार बार मेरे में से कम कर रहे हो, तो अब की बार किस में से कम कर देते हैं, अरे एस नाराज नहीं हो तो अपन किस में से कम कर दें, अरे डी में से कम कर देते हैं, ये लो, तो क्या हो जाएगा 5d, यानी पहले तो एस लिखते हैं, 6s में तो अरे एक ही रहने दो, और 5d में 10 में से क्या कर दो, अरे 9 कर दो, ये लो, ये याद रखने की ट्रिक है, ये ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है, यानी आपको थोड़ा समझ में आ जाए, बढ़िया समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, बाकी तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। भाई मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है, मैं तो आज तक भूला नहीं इसको। तो आपको सारी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रखनी, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखो शॉर्ट ट्रिक या अपनी कोई तिकड़मबाजी बढ़ा के ही याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए ऐसे करोगे तो भूलोगे नहीं आप। अब ये तो सारे हो गए अपने, अब बचे कौन से, ये बच गए। अब इसको मैं देखो आपको समझाता हूं, इसको मैं आपको समझाऊं उससे पहले देखो मैं इसको एक बार, अरे मैं इसको एक बार, ये अपना यहां से मिट गया नहीं, इसको मैं दोबारा कंप्लीट कर दूं, इसको मैं दोबारा कंप्लीट कर दूं, ये लो, इसको मैं दोबारा से कंप्लीट कर देता हूं।
ये लो, ये लो। ठीक है, अब सुनिए आप इसको कैसे कर सकते हैं आप यार, जो ये आपके चल रहा है इसको कैसे करेंगे यार, सुनिए। ये नायोबियम का होता है आपके 41, नायोबियम का कितना होता है 41। मैं ऐसे कर दूं, देखो इसको यहां समझा दो। नायोबियम का परमाणु क्रमांक कितना है 41, और देखो 41 से पहले अक्रिय गैस होती है 36 क्रिप्टॉन। 41 से पहले अक्रिय गैस कौन सी है 36, और 36 पे कौन आता है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन लिख दिया मैंने, इसका मतलब 36 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अगर 2 जाते तब तो सामान्य था, अब बाद क्यों है 1 जाएगा, तो इसका मतलब एस में 1 भेज दो। एस कौन सा चल रहा है 5s, 5s में 1 भेज दिया तो कितने हो गए 36 और 1 37, भरने कितने 41, तो बचे कितने 4, तो 4 कहां भर दो, अरे 4d में भर दो। कहां भर दो 4d में। ये लो, ये सॉल्व हो गया आपकी प्रॉब्लम। तो 5s में 1 भरना है, क्यों अब बात चल रहा है 5s में 1, अब बात चल रहा है। तो 4d में कितने आ रहे हैं 4, तो यहां कितने आएंगे 4d में, अरे 5, 4d में कितने आएंगे बच्चों 5। ये लो, तो देखो इधर 4d में 6 आ गए ना अपने आप, अगर 1 भरेंगे तो, और 2 भरते तो 5 रह जाते। ऐसे यहां देखो 5s में 1, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 5s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 1 चल रहा है, उस हिसाब से देखो 4d 4 5 ये 6, तो इसमें क्या हो जाएगा 7, 4d 7, तो इसमें 4d 8, 4d 8। ये लो, ये सारे अपवाद कर दिए मैंने आपके, जितने भी अपवाद वगैरह थे नहीं थे वो सारे अपन ने कर लिए, वो सारे अपन ने कर लिए। ये लो, तो ये 3d श्रेणी, 4d श्रेणी, 5d श्रेणी और 6d श्रेणी है। ये कंप्लीट यार, 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया भाई। अगर अपन इसकी सॉलिटरी देखें, देखो एक बार मैं बोल देता हूं, ये सचिन युवराज लाए एशिया कप, या टीचर जरा हफ्ता, वाइनिल नया, तबला कर मडर वरना, मांजरेकर तेंदुलकर, रमेश फेंक रुकावट उधर, कोई रहा इधर। और ऐसे याद रख लो, नाई पंडित पटेल, या नई पड़ोसिन किसकी, अरे पटवा की, पटुआ, पटुआ जाति होती है पटुआ, नई पड़ोसिन पटुआ की, क्यों आज आए, और वो जंग कब होगी, कद का मतलब कब, यानी जंग कब होगी। इस तरीके से इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक, अरे इस तरीके से इसकी क्या है बच्चों शॉर्ट ट्रिक। तो मैं इसको नीचे करता हूं, ये लो, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। आज हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, यानी और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ पढ़ लिए। कल इसकी कुछ भौतिक गुणधर्म वगैरह देखेंगे, फिर रासायनिक गुणधर्म वगैरह जो भी हैं, फिर धीरे धीरे करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अब देखो थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा इतना कोई इसमें समझने की बात नहीं है, ज्यादा कोई इसमें समझने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत परिवार अरे जल्द ही बड़ा से बड़ा हो। ठीक है।